नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 27 अक्टूबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और इसके संबंध में एक आर्टिकल हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये दिल्ली में संभावित सर्दियों के समय में जो वायु प्रदूषण की स्थिति एक निम्नतम स्तर पर चली जाती है उसके संबंध में है और इसका प्रमुख कारण माना जाता है स्टबल बर्निंग। देखिए, स्टबल को अगर हम देखें तो यहाँ पर पराली के नाम से भी एक तरह से जाना जाता है। सामान्य तौर पर होता ये है कि जब धान की फसल एक तरह से कट के किसानों के पास पहुंच जाता है, यानी धान निकल जाता है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो खेतों में एक तरह से जलाया जाता है, जिससे कि आगे की जो फसल चक्र है उसके लिए खेतों को तैयार किया जा सके। तो इसमें होता ये है कि जो बचा हुआ भाग है धान का, सामान्य रूप से उसको जलाने से बड़े पैमाने पर धुआं या स्मोक उठता है और वो शहरी क्षेत्र में जो भी फॉग या जो ठंडी के समय में एक कोहरा है उसके साथ मिलकर एक खतरनाक स्मॉग की जैसी स्थिति को बनाता है। तो इसको रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ईपीसी की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, तो ईपीसी ये संगठन है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक तरह से गठित किया गया है और इसके द्वारा एनसीआर के क्षेत्र में जो भी वायु प्रदूषण या अन्य पॉल्यूशन की समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं, उनके बारे में कार्य किया जाता है। अगर वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब होती है तो आपातकालीन स्थिति के लिए एक ग्रैप नाम का प्लान है जिसको ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कहा जाता है, जहां पर वायु की गुणवत्ता काफी तेजी से अगर खराब होती है तो इसको लागू किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के उपाय हैं, जैसे डीजल के व्हीकल हैं या जो डीजल के जनरेटर्स हैं उनको बंद करना, कंस्ट्रक्शन पर विराम लगाना और इवन जो व्हीकल का सिस्टम है उसको परिवहन में लॉन्च करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। तो इस तरह के कई आपके तंत्र जिनको ग्रैप में लागू किया जाता है। इसको लास्ट वीडियो के पार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ग्रैप में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। तो ये जो ग्रैप का पार्ट है इसको एक तरह से लागू किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है मदन लोकुर, उनकी अध्यक्षता में यूपी हरियाणा और पंजाब में जो कृषि के अवशेष जलाए जाते हैं उसको रोकने के लिए एक व्यक्ति की एक समिति बना दी गई थी और वो उसको निगरानी एक तरह से करते, लेकिन उस पर अभी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया है कि वो इसे करेंगे या नहीं करेंगे। कारण ये है कि भारत सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि एक अध्यादेश के माध्यम से कृषि अवशेष को जलाने के लिए जो पूरा नियम कानून है उसमें एक बड़ा कानून सरकार लाने वाली है। तो एक केंद्रीय कानून के माध्यम से पराली या जो भी कृषि में अवशेष है उसे जलाने के लिए एक कानून बनाया जाएगा और इसके लिए जल्दी अध्यादेश जारी किया जाएगा। इस नए अध्यादेश के बारे में केंद्र सरकार के द्वारा आश्वासन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति मदन लोकुर की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाने की बात करी थी, इससे निगरानी करवाई जाती, जो भी पराली या अन्य अवशेष जलाए जाते हैं उसको भी रोक दिया गया है। अब वैसे ध्यान रखें कि प्रमुख रूप से माना यह जाता है कि जो भी इस तरह से पराली या कृषि अवशेष के जलने से प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए कोई नया कानून अगर आता है तो यह बहुत प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही कानून है। तो मेन समस्या है कि जो कानून है उनको प्रभावी रूप से लागू किया जाए। जब तक प्रभावी रूप से आप कानून को लागू नहीं करेंगे, नया कानून बनाकर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 1981 का वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। तो ये कानून तो ऑलरेडी हमारे पास है, इनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मेन समस्या यह है कि कानूनों को सही से लागू नहीं करा जाता है। और जब हम बात करते हैं कि कृषि में अवशेष को जलाने के लिए, तो इसमें प्रमुख रूप से उत्तरदायी कौन है? कृषक वर्ग है। और कृषक वर्ग आप ध्यान रखें बड़ा एक राजनीतिक रूप से काफी एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है, यानी कृषकों के साथ में किसी भी तरह की समस्या का कोई भी सरकार अपने साथ नहीं लेना चाहती है। आप देखें कृषि से संबंधित जो नए बिल लाए गए थे उनका भी विरोध चल रहा है, किसानों का और विरोध कोई भी सरकार नहीं चाहती है। इसीलिए पराली को जलाने की समस्या की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कानूनी जो प्रावधान है उनको सही से लागू कराने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो भी फसल का अवशेष है उसके सही प्रबंधन करने के लिए जो भी मशीन या सिस्टम है वो किसानों के पास पहुंचने चाहिए। जैसा पंजाब के द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि जो किसान धान पंजाब में उत्पादन करते हैं उनको इस तरह से फसल अवशेष प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें होता यह है कि मशीनों के माध्यम से जो भी इस तरह का अवशेष है उसको कोशिश की जाती है कि खाद के रूप में परिवर्तित किया जाए, और जो भी ये अवशेष होता है ये सड़ता गलता है तो एक तरह से जैविक खाद के रूप में
जो मिट्टी है उसको बहुत फायदा पहुंचाता है, और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो फसल उत्पादन लगातार करने से घटती है उसको मजबूत करने में मदद करता है। तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसे बढ़ाने में ये अवशेष अगर एक तरह से लंबे समय तक दबाकर कहीं रखा जाए तो उसका उपयोग किया जा सकता है। फसल अवशेष के इस तरह के जो उपयोग है जो जैविक रूप में हो सकते हैं उनको हमें बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसका उत्पादन तो हर वर्ष होगा, और अगर हम सख्ती से इस तरह के कानून लाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कृषक का एक विरोध का रूप भी हो सकता है। तो उसे हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई सिस्टम आप बना सकें कि जिसका लाभ किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से उनकी खेती में हो जाए उन अवशेष से, तो कहीं ना कहीं ये खेती को ज्यादा सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगा, किसानों को भी एक तरह से सहायता देगा, और वायु प्रदूषण की समस्या जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा और यूपी में कृषि अवशेष के जलने से होती है उसको रोकने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंडिया टू साइन जियो स्पेशल कोऑपरेशन डील विद यूएसए। तो ये जो एक तरह का समझौता भारत अमेरिका के साथ साइन करने वाला है, नाम क्या है इसका? बैका। तो ये जो समझौता है तो अमेरिका के साथ अपने सामरिक और रक्षा समझौतों को मजबूत करने के लिए भारत और अमेरिका की तरफ से आपस में 4 प्रमुख समझौतों को हस्ताक्षर किया गया है, और इसी क्रम में आप देखें तो ये चौथा एक अंतिम प्रमुख समझौता है जो भारत और अमेरिका के द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहा है। अगर हम पहले के एग्रीमेंट देखें, जैसे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको लेमोआ कहा जाता है 2016 में, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉम कैसा 2018, तीसरा समझौता जो प्रमुख आधारभूत है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके पहले अगर हम देखें तो एक समझौता काफी पहले 2002 में ही भारत अमेरिका हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसको जी सोमिया कहा जाता है, यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। तो ये जो एग्रीमेंट है भारत अमेरिका का 2002 में हस्ताक्षर किया गया था, जी सोमिया का जो समझौता था उसके द्वारा दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे की जो खुफिया जानकारी उनको साझा करती हैं। 2019 में जो समझौता किया गया ये जी सोमिया समझौते का एक तरह से विस्तारित भाग है, जिसको कहा गया औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध यानी ISA। तो ये जो समझौता आपका किया गया इसका उद्देश्य ये था कि अमेरिका और भारतीय रक्षा उद्योग कोई भी अगर सैन्य सूचना को आपस में साझा कर रहे हैं तो उसको संरक्षण या एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करना। तो दोनों देश की इंडस्ट्रीज जो भी आपस में, मान लीजिए भारत में कोई डिफेंस की इंडस्ट्री है या अमेरिका में कोई डिफेंस की इंडस्ट्री है, उनके द्वारा आपस में कोई सूचना साझा की जा रही है तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट या संरक्षित करना है, ये ISA के द्वारा किया गया। और सामान्य रूप से खुफिया जानकारी के बारे में जो भी साझेदारी होती है वो जी सोमिया के माध्यम से 2002 में। किसी देश को अमेरिका से अगर आधुनिक हथियार प्राप्त करने हैं या आधुनिक संचार प्रणाली प्राप्त करनी है तो ये तीनों समझौते उसके साथ होने चाहिए। तो 2 हो चुके थे, और बेका समझौते का हस्ताक्षर होने के साथ ही भारत को आधुनिक हथियार और नई संचार प्रणाली की जो सूचनाएं हैं वो एक तरह से मिल सकती हैं। बेका का लाभ क्या होगा कि जो भी जियो स्पेशल खुफिया सूचनाएं अमेरिका की विशेषज्ञता के आधार पर या स्वचालित जो हार्डवेयर प्रणालियां उनसे जो सूचनाएं मिलती हैं उनके आधार पर हम क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन जैसे जो हमारे हथियार हैं उनकी जो सटीकता उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि होगा ये कि बेका समझौते के बाद से जो भी भौगोलिक या वैमानिक चार्ट है अमेरिका के वो हमको मिल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी इलाके का वायुयान के माध्यम से जो सर्वे करके चार्ट बनाया गया है कि कहाँ कहाँ हथियार की स्थिति है, कहाँ कहाँ किसी का एयरफोर्स बेस है, तो ये सूचनाएं दुनिया के अलग अलग जगह की हैं वो भारत भी एक तरह से प्राप्त कर सकता है। और ये आंकड़ा अगर हमें मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अगर कोई मान लीजिए सैन्य कार्रवाई होती है तो वहां पर इन डाटा का हम एक तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो वायु चार्ट या भौगोलिक चार्ट हमें मिलेंगे अमेरिका से अब बेका समझौते के बाद, ये हमारी सेनाओं की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। तो ये जो डाटा रहेगा ये अत्यधिक सटीक होता है क्योंकि अमेरिकी उपग्रहों पर आधारित होता है, और ये नेविगेशन में एक तरह से सहायता करते हैं, और जो भी सैन्य संपत्ति यानी जो मिलिट्री एसेट है उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि इस तरह की मैपिंग में मिलिट्री एसेट जो दूसरे देश के हैं उनको भी मैपिंग किया जाता है। तो ये आंकड़े भारत को मिल पाएंगे, काफी सटीक होंगे। तो किसी भी तरह की अगर हम सीमा पार कार्रवाई करते हैं आतंकवादी, उसमें एक तरह से ये मदद कर सकते हैं। पीछे के समझौते को अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कॉम कैसा जो समझौता है तो ये अमेरिका को भारत के लिए संचार उपकरण स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, और दोनों देश की जो सेनाएं हैं उनके बीच में डाटा और वास्तविक समय की जो जानकारी है वो सुरक्षित प्रसारण के माध्यम से एक दूसरे को उपलब्ध कराई जाती है। लेमोआ की बात करें तो भारतीय और अमेरिकी जो रक्षा बल है एक दूसरे के आगे सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे एक दूसरे के बंदरगाह या एक दूसरे के जो भी एयरफोर्स बेस या मिलिट्री स्टेशन उनका उपयोग कर सकते हैं। या मान लीजिए भारतीय जहाज अमेरिका के से निकल रहा है तो वो अमेरिकी नौसेना का जो भी वहां पर नौसैनिक
अड्डा होगा, वहां पर एक तरह से लंगर डालकर सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो लॉजिस्टिक्स में एक तरह से मदद देने के लिए लेमुआ का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें 2016 से ही भारत को अमेरिका के द्वारा प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दे दिया गया है। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं साझेदारी और तेजी से बढ़ रही है। और प्रमुख कारण क्या है कि इंडो पैसिफिक में और चीन को नियंत्रित करने में, इंडो पैसिफिक में देखिए चीन ने अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ाया है। एशिया के भाग में चीन को एक तरह से काउंटर करने के लिए जो उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भारत को बड़े साझेदार के रूप में अमेरिका आगे बढ़ा रहा है। ये समझौते भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक भागीदारी और रक्षा भागीदारी की मजबूत स्थिति को एक तरह से दर्शाते हैं। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा। भारत और यूएसए के बीच 4 प्रमुख सामरिक तथा सैन्य सहयोग के समझौते की चर्चा करते हुए भारत को होने वाले लाभ को गिनाएं। तो आप चारों समझौते जो हमने जी सोमिया की बात करी या कॉमकैसा की बात करी, लेमोआ की बात करी या बेका की बात करी, उनको आप बताइए कब कब हस्ताक्षर किए गए, क्या क्या लाभ है, बेका के हस्ताक्षर होने के बाद क्या लाभ मिलेगा। तो लाभ के पार्ट पर यह है कि हमें एक तरह से रियल टाइम में जो भी वायु चार्ट है या किसी भी जगह के आंकड़े हैं या जो सैटेलाइट इमेज है वो हमको मिल सकती है। तो इस तरह से उपग्रह के माध्यम से अगर हमें इमेज मिलेगी तो ड्रोन का उपयोग करना या मिसाइल को सटीक जगह पर एक तरह से दुश्मन के इलाके में मार करना, इन सब में हमें मदद मिलेगी। हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशन है उनमें हमें एक तरह से मदद मिलेगी। तो ये प्रमुख रूप से हमें एक तरह से लाभ रहेगा। तो भारत एशिया के क्षेत्र में अगर इस तरह के आंकड़े अमेरिका से प्राप्त कर पाता है तो सैन्य रूप में हम काफी मजबूत हो सकते हैं। तो इन लाभों को एक तरह से आप गिनाने के पार्ट पर लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट उस पर आते हैं कंटेस्टिंग नेबर्स रिवाइज जियोपॉलिटिकल प्लेबुक्स। भारत और चीन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के द्वारा एक तरह से अपना प्रभाव पश्चिमी एशिया में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक तरह से यह आर्टिकल संकेत कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत साफ तौर पर एक तरह से अगर हम देखें तो अपनी विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता की ओर एक तरह से बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर, और गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी भारत लगभग छोड़ चुका है। क्योंकि हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अगर हम देखें तो तेजी से मजबूत कर रहे हैं, जैसा अभी हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया। अन्य देशों के साथ साझेदारी को बढ़ा रहे हैं। जैसे इजराइल के साथ संबंधों को लेकर हम हमेशा सशंकित रहते थे कि हमारी घरेलू स्तर पर एक तरह से उसमें हो सकता है कोई समस्या हो या अरब देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाए। लेकिन अब देखें तो हम इजराइल के साथ भी संबंध को मजबूत कर रहे हैं और अरब देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। तो गुट निरपेक्षता की जगह सामरिक स्वायत्तता एक तरह से हमारी विदेश नीति का प्रमुख आधार हो गया है। और विदेश नीति एक तरह से क्या है, मुद्दों पर आधारित हो गई है, यानी अलग अलग मुद्दों पर हम अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। जैसे भारत के अपने जो राष्ट्र हित है जहां पर पूरे होते हैं उसके अनुसार से निर्णय ले रहे हैं। हम किसी सिद्धांत के आधार पर पूर्ण रूप से नहीं चल रहे हैं। जैसे हम बात करते थे गुट निरपेक्ष की, तो जब हम सिद्धांत को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र हित को हम किनारे करते हैं। जैसा हमने आजादी के बाद लंबे समय तक गुट निरपेक्षता को जब हमने पालन किया उसके आधार पर, अभी भी हमारी विदेश नीति का जरूर एक हिस्सा है, लेकिन केवल गुट निरपेक्ष नहीं, जो भी हमारे मुद्दे राष्ट्र हित से संबंधित है वहां पर हम अलग से निर्णय लेंगे जो देश के हित में सबसे अधिक स्वीकार्य माना जाएगा, जिससे देश का हित जुड़ा हुआ है। और भारत की कहीं ना कहीं आंतरिक और बाह्य सुरक्षा वो मजबूत अगर होती है तो भारत किसी भी तरह के मुद्दों पर समझौते करेगा और वो अपने सैद्धांतिक जो आधार है उनको एक तरह से किनारे करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख आधार के रूप में अब माना जा रहा है। और इसी कड़ी में हम देखें तो पश्चिम एशिया में भारत भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और चीन के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और चीन के द्वारा पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने के लिए काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिछले अगर हम 1.5 से 2 साल में देखें तो अमेरिका चीन के बीच में व्यापार युद्ध के कारण दोनों में आपस में टकराव की स्थिति है। इंडो पैसिफिक के पार्ट पर हम खासतौर पर प्रशांत महासागर में देखें तो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव अमेरिका के लिए चिंता की स्थिति है, क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस जैसे अमेरिका के सहयोगी खतरे में आ जाते हैं। कोविड-19 शुरुआत कहां से हुई? चीन से। माना जाता है कि चीन ने समय पर सूचनाएं नहीं दी, इस कारण से एक वैश्विक बड़ी महामारी बनी। तो इसके बाद भी कहने की चीन को अलग थलग करने की नीति दिखाई पड़ती है। और लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच में जो संघर्ष हुआ, यह संघर्ष कहने के दिखाता है कि चीन अपने आप को बहुत एग्रेसिव रूप में भारत के सामने ला रहा है। इसको काउंटर करने के लिए भारत भी मजबूती से अपनी जो भी नीतियां उनको आगे बढ़ा रहा है, चाहे अमेरिका से संबंधों को मजबूत करने की बात हो या पश्चिम एशिया में संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो भू राजनीतिक जो आयाम है वर्तमान में विश्व में वो बदले हैं। इनके प्रमुख कारण आप इन तीनों को देख सकते हैं और इसी कारण से भारत और चीन जैसे जो देश हैं वो अपने व्यवहार में बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, क्योंकि एशिया में कहीं ना कहीं प्रमुख शक्ति के रूप में यही 2 केंद्र होंगे, भारत और चीन।
आप ध्यान रखें, बाराक ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के समय में एक शब्द यूज किया था, पाइबॉट ऑफ एशिया। तो उनका कहना यह था कि वैश्विक जो धुरी है विकास की और जो सामरिक या रक्षा है वो कहां पहुंच रही है, एशिया में। तो इसका बड़ा कारण भारत और चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, आर्थिक रूप में, सामरिक रूप में या अन्य रूप में हम देखें तो दोनों देश अपने प्रभाव को तेजी से बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में पश्चिम एशिया में देखें तो भारत और चीन दोनों ही पश्चिम एशिया में समान नीति पर काम कर रहे हैं। जहां तक गुटनिरपेक्षता की बात करें और 3 शक्ति केंद्रों से संबंध है, तो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसको दोनों ही देश अब एक तरह से अलग कर रहे हैं और जो 3 प्रमुख शक्ति केंद्र हैं उन पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, सऊदी अरब, ईरान और इजराइल। सऊदी अरब आप ध्यान रखें सुन्नी प्रमुख एक तरह से देश है, और ईरान की बात करें तो शिया प्रमुख देश है। इजराइल यहां पर हम देखें तो ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ विरोध में है, कारण फिलिस्तीन का मुद्दा। तो इस कारण से ये 3 शक्ति केंद्र हैं पश्चिम एशिया में, और इनसे संबंधों को एक तरह से मजबूत करने में दोनों प्रयासरत हैं। दोनों के लिए सबसे प्रमुख जो पश्चिम एशिया में जो एक तरह से आधारभूत जो उनकी आवश्यकता पूरी होती है पश्चिम एशिया से, वो है कच्चा तेल। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए दोनों ही बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया के देशों पर निर्भर करते हैं। सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, कतर है। तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की बात करें तो ये एक प्रमुख आर्थिक संबंध है भारत और चीन का पश्चिम एशिया के साथ में। 2014 के बाद हम देखें तो हमने अपनी विदेश नीति में जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनके संबंधों के साथ में मजबूती को एक प्रमुख अपना आधार बनाया है। और इसी कारण से हम देखें तो चाहे सऊदी अरब हो चाहे यूएई, उनसे संबंधों को हमने विस्तारित किया है, और साथ साथ इजराइल के साथ संबंध भी हमारे मजबूत हुए हैं। और इजराइल से संबंध की मजबूती को अगर आप देखें सऊदी अरब या यूएई अब विरोध नहीं कर रहे हैं। कारण यह है कि यूएई, बहरीन जैसे देश हैं वो खुद इजराइल के साथ समझौता कर रहे हैं। अगर हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करें कि पश्चिम एशिया में बहरीन और यूएई के द्वारा इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं शांति संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में। इसी के साथ इजराइल सूडान के साथ समझौता कर रहा है शांति का। इजिप्ट यानी मिस्र और जॉर्डन के साथ पहले ही कर चुका है। तो अरब देश कहीं ना कहीं इजराइल के नजदीक आ रहे हैं। तो भारत और इजराइल की जो नजदीकी है उसका अरब देशों में अब कोई बड़ा विरोध नहीं है। एक बड़ा कारण यह है। जहां तक ईरान की बात है तो ईरान से हमारे संबंध कमजोर हुए हैं। कारण यह है कि 2016 के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ईरान को अलग थलग करने की नीति अपनाई। बराक ओबामा के समय ईरान के साथ जो समझौता किया गया था उसको उन्होंने रद्द कर दिया। तो ईरान पर जो प्रतिबंध लगे इस कारण से ईरान से व्यापार करना उतना आसान नहीं है। भारत अपने आप को ईरान में उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं एक वीक पॉइंट जरूर है। लेकिन उसका दूसरा एक पक्ष हम देखें तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, पश्चिम एशिया के जो अन्य देश हैं उनके साथ हमारे संबंध काफी मजबूत हैं। जहां तक हम चीन की बात करें तो ईरान के साथ चीन के संबंध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में अगर हम देखें तो चीन की तरफ से ईरान के साथ $400 अरब का एक समझौता 25 साल के लिए किया गया है। चीन का एक तरह से एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे को बनाने की एक योजना है जिसको हम बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसके माध्यम से ईरान में वो बड़े पैमाने पर 25 वर्ष में निवेश करेगा। तो ईरान से संबंधों को चीन इसलिए मजबूत कर रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान विरोध में किसके हैं, यूएसए के साथ में। तो यूएसए का चीन के साथ जो विरोध है उसको एक तरह से और मजबूत करने के नाम पर चीन कहीं ना कहीं ईरान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। चीन का अगर हम दूसरा पक्ष पश्चिम एशिया के पार्ट पर देखें तो अमेरिका की जगह वो प्रमुख हथियारों का निर्यातक एक तरह से पश्चिम एशिया में बनने का प्रयास कर रहा है। और इस कड़ी में अगर हम देखें तो अभी उसने यूएई को चीन में निर्मित एक तरह के ड्रोन है सप्लाई किए हैं, जिन ड्रोन को कहा जाता है विंग लॉन्ग। तो ये जो विंग लॉन्ग ड्रोन है ये सप्लाई किए गए हैं चीन की तरफ से किसको, यूएई को। जबकि माना जाता है कि ये ड्रोन अमेरिका के जो ड्रोन है रीपर उन्हीं से लगभग मिलते जुलते एक तरह से हैं, उन्हीं की टेक्नोलॉजी पर है। लेकिन यूएई ने अमेरिका से ना खरीद कर किससे खरीदा है, चीन से। तो चीन को एक तरह से आप देखें रक्षा के क्षेत्र में हथियारों की सप्लाई करके पश्चिम एशिया के देशों को कहीं ना कहीं वो रक्षा के क्षेत्र में अपनी एक मजबूत वहां पर उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और कहीं ना कहीं अमेरिका को कमजोर करने की एक वहां पर कवायद चल रही है। तो चीन अगर हम देखें तो ईरान के साथ में या रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से वो मजबूती से शामिल हो रहा है, अभी पश्चिम एशिया में कहीं ना कहीं वो ज्यादा एडवांटेज की स्थिति में है। लेकिन भारत को आप कह सकते हैं कि बहुत पीछे नहीं है। हम अन्य देशों के साथ समझौते को आगे बढ़ाकर अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहते हैं। चीन की तरफ से एक प्रयास ये हो रहा है कि पश्चिम एशिया में जो प्रमुख समस्या अगर हम देखें फिलिस्तीन की, उसको अगर आप देखें तो उसको हल करने के लिए जो पश्चिमी देश हैं, खासतौर पर अगर हम देखें अमेरिका या अगर हम रूस की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, उनकी तरफ से बहुत प्रयास हुए लेकिन आज तक हल नहीं हुआ। तो एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक रास्ते के रूप में चीन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी देशों से अलग
पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए कोई नई पहल की जाए, और इसके ऊपर चीन बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो पाता है तो चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में पश्चिम एशिया में स्थापित हो सकता है। पश्चिम एशिया में भारत और चीन के द्वारा अगर प्रमुख रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा की जा रही है तो उसका बड़ा कारण यह है कि भारत और चीन दोनों ही इंडो पैसिफिक में बड़े पैमाने पर एक तरह से एक दूसरे के साथ विरोध में है। तो पश्चिम एशिया एक नया कह सकते हैं एरिया है जहां पर दोनों देश अपने आप को प्रतिस्पर्धा में लाकर अपना अपना जो वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। ध्यान रखें, पश्चिम एशिया ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में है, तो दोनों देश कहीं ना कहीं वहां से अपने जो संबंध मजबूत रखना चाहते हैं, चाहे वो चीन हो चाहे भारत। तो ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक हमारी आवश्यकता है कि हम पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंध मजबूत रखें। ध्यान रखें कि इंडो पैसिफिक में भारत ने कहने कि जापान, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर जो एक 4 देशों का समूह बनाया क्वाड, उसने कहने के चीन को बैकफुट पर ला दिया है। और अभी हाल फिलहाल में आप देखें कि जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी अब अमेरिका, जापान के साथ, भारत के साथ शामिल होगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में भारत एक बढ़त की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं पश्चिम एशिया में हम अभी उतने बढ़त पर नहीं दिख रहे हैं चीन की तुलना में, लेकिन इंडो पैसिफिक में हमने कहीं ना कहीं चीन को पीछे किया है, और यह स्थिति आने वाले समय में पश्चिम एशिया में भी दिखेगी, जब इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, इन सब देशों से हमारी भागीदारी सामरिक और रक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ेगी। और ध्यान रखें कि पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं, और वो काफी अच्छा वहां पर एक प्रभाव रखते हैं। तो प्रवासी भारतीयों के कारण एक हमें एज मिलेगी, हमें चीन की तुलना में ज्यादा वरीयता मिलेगी पश्चिम एशिया के देशों में। तो आने वाले समय में इन क्षेत्रों में अगर हम पश्चिम एशिया में देखें तो वहां पर भी भारत कहीं ना कहीं चीन पर भारी पड़ने की स्थिति में आ पाएगा। तो यहां पर भारत सरकार की नीति किस तरह से भविष्य में रहती है उस पर काफी हद तक एक तरह से चीजें निर्भर करेंगी। भारत इंडो पैसिफिक में अपनी जो मजबूती बना रहा है, उसी के साथ साथ अगर पश्चिम एशिया में भी चीन के वर्चस्व को प्रतिस्पर्धा देने में सफल होता है तो आने वाले समय में भारत चीन संबंधों में एक आप स्थिरता देख पाएंगे, जो वर्तमान में काफी कठिन स्थिति में चल रहे हैं, जहां पर चीन काफी एग्रेसिव होकर व्यवहार करने का प्रयास कर रहा है। तो ये स्थिति रुकेगी अगर भारत पश्चिम एशिया और इंडो पैसिफिक दोनों में अपने वर्चस्व को मजबूत कर पाएगा, और भविष्य में इसकी संभावना काफी सकारात्मक है। तो इसी हमारे चर्चा के आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा, भारत और चीन द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास दोनों देशों के इस क्षेत्र में बदलते संबंधों का एक अच्छा उदाहरण है। आप बता सकते हैं किस तरह से सामरिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। दोनों देश अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा का प्रमुख एक क्षेत्र है, वहां से संबंधों मजबूत करना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक में आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष में है, तो पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका के समर्थन के कारण भारत कहने के अपने आप को मजबूत स्थिति में रक्षा और सामरिक रूप में देख रहा है। तो चीन अन्य क्षेत्रों में, खासतौर पर पश्चिम एशिया में, अपने प्रभाव को बढ़ाकर भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को घटाने का एक प्रयास कर रहा है। तो इस रूप में आप अपने आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें आप एग्जाम्पल देंगे, जैसे यूएई, सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं, कतर, बहरीन के साथ हैं, प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या पश्चिम एशिया के देशों में है, और अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। ईरान एक ऐसा देश जरूर है जहां पर संबंधों में वो तीव्रता नहीं आ पाई जैसी हो सकती थी। तो आने वाले समय में अगर अमेरिका वहां पर कुछ छूट देता है तो हम ईरान में भी अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। और खास तौर पर जो चाबहार बंदरगाह है वहां पर अभी भी एक तरह से भारत का प्रमुख प्रभाव है, तो उस प्रभाव को हम मजबूत कर सकते हैं अगर अमेरिकी प्रतिबंध ईरान पर घटते हैं। तो इस रूप में अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें, और लास्ट में कंक्लूड करें कि वैश्विक स्तर पर इंडो पैसिफिक और पश्चिम एशिया ये एक पूरी धुरी है जहां पर चीन और भारत आपस में टकराव में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही वर्चस्व के पार्ट पर हैं और दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपस में संघर्ष में या प्रतिस्पर्धा में आना आवश्यक है। दोनों दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़े बाजार हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या के 2 देश हैं। तो इनको कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जहां पर भी बड़ा बाजार दिखेगा, जहां पर भी आर्थिक रूप से विकास की संभावना दिखेंगी, वहां पर अपने आप को ये आगे बढ़ाएंगे, या जहां पर सामरिक रूप से बढ़त मिल सकती है उन क्षेत्रों में भारत चीन दोनों प्रवेश करेंगे। तो इंडो पैसिफिक के बाद अगर पश्चिम एशिया में भारत और चीन के बीच में आपस में एक प्रतिस्पर्धा होती है तो ये कोई नई बात नहीं है। तो प्रभाव बढ़ाने के लिए आगे चलकर इस तरह का जो प्रतिस्पर्धा भारत चीन के बीच में है अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ेगी। इस आधार पर आप लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, द शेड ऑफ ग्रे। तो यहां पर आप देखें कि एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और यह प्रमुख रूप से आप देखें कि आतंकवाद को जो भी एक तरह से वित्तीय मदद मिलती है
और जो भी एक तरह से अवैध रूप से धन का लेन देन होता है, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट करते हैं, उनको रोकने के लिए कार्य करता है। एफएटीएफ की सूची में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इसलिए बना हुआ है क्योंकि आतंकवाद और अवैध धन, मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों को उसका बड़ा समर्थन है। वहां पर बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो इन कानूनों में संलग्न हैं। तो ग्रे लिस्ट के पार्ट पर इस साल 3 बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने की जो बात थी उसको अस्वीकार किया गया और बनाए रखा गया। और ग्रे लिस्ट से हटने के लिए पाकिस्तान को 27 अलग अलग कार्य करने के लिए कहा गया था, जिसमें से माना गया है कि 21 में उसने कार्य किया है, लेकिन 6 कार्य अभी भी है जिसमें उसने सुचारू रूप से कार्य नहीं किया है या संतोषजनक उसकी प्रगति नहीं है। तो इन्हीं 6 कार्यों को एक तरह से कहा गया है, उसको टाइम दिया गया कि वो पूरा करे, अदरवाइज उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है ईरान और उत्तर कोरिया के साथ साथ। ध्यान रखें कि एफएटीएफ के पार्ट पर 39 सदस्यों का जो एफएटीएफ का पूरा आयोग है, एफएटीएफ के पार्ट पर केवल तुर्की ने एक तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया, अन्य देश यहां तक कि चीन की तरफ से भी समर्थन नहीं आया। इसी कारण से ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान नहीं हट पाया। और ग्रे लिस्ट में से अगर पाकिस्तान नहीं हटा है तो कहीं ना कहीं धन को लेकर या ऋण प्राप्त करने के लिए जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था प्रयास कर सकती थी, उसमें बहुत सफलता उसको नहीं मिल पाएगी। तो आर्थिक रूप से यह उसको बड़े पैमाने पर एक तरह से नुकसान पहुंचाएगा। एफएटीएफ में जो कहा गया उसके अनुसार काम करने के लिए इमरान खान सरकार के द्वारा पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ऐसे कानून बनाए गए हैं जिन कानूनों में जब एंटी टेरर की बात करते हैं, आतंकवाद विरोधी जो कानून है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को एक तरह से देखते हुए वहां पर टेरर यानी आतंकवाद के विरोध में कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका सुचारू रूप से लागू करने में अभी भी पाकिस्तान बहुत सफलतापूर्वक काम नहीं कर रहा है। लश्कर तौबा की बात करें या जैश ए मोहम्मद, अभी भी उनके जो भी वहां पर नेतृत्व करता है वो खुलेआम घूमते हैं और अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से उन पर कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो पूरे संचालन है उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये प्रयास किए गए हैं कि इस तरह के आतंकवादी संगठन एक तरह से वहां पर पाकिस्तान में खुले रूप में किसी भी तरह का धन इकट्ठा करने या फंड इकट्ठा करने का काम ना करें, इसको रोकने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह काम अभी भी हो रहा है। इसी कारण से पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। 27 में से 21 क्षेत्र में पाकिस्तान ने काम किया है, 6 क्षेत्र जहां पर अभी उसे कार्य करना है जिससे वो ग्रे लिस्ट से हटे, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। उन 6 में अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी तरफ से अगर कोई आतंकवादी या कोई आतंकी समूह को प्रतिबंधित किया गया है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो भी प्रतिबंधित संस्थाएं हैं, चाहे वो धर्मार्थ यानी धार्मिक संगठनों के साथ में ही जुड़े क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो किसी भी तरह से आतंकवाद को एक तरह से समर्थन देते हैं। जो भगोड़े आतंकवादी घोषित हैं उनका पता लगाना और उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनाकर उन पर कार्रवाई करना, यह भी पाकिस्तान को करने की जरूरत है। जो भी उसके आतंकवादी रोधी अधिनियम है यानी एंटी टेरर के जो कानून है पाकिस्तान में, उनके माध्यम से प्रतिबंधित संस्थाओं की जो सूची है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सूची के अनुसार बदलना, यानी सुरक्षा परिषद के द्वारा जो जो संगठन प्रतिबंधित किए गए हैं वो पाकिस्तान का जो आतंकवादी विरोधी अधिनियम है उनके अनुसार उनको भी प्रतिबंधित किया जाए। तो सुरक्षा परिषद से मिलता जुलता कानून एक तरह से आतंकवाद के विरोध में पाकिस्तान में होना चाहिए। इसके अलावा मादक पदार्थ और अन्य प्रकार हथियार या अन्य तरह की जो तस्करी है उनको रोकने का प्रयास पाकिस्तान को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आतंकवाद के सबसे बड़े वित्त पोषक के रूप में माने जाते हैं। तो इस पर पाकिस्तान अगर कार्रवाई करेगा तो हो सकता है कि 2021 के पार्ट पर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हटे, अन्यथा उसको ब्लैक लिस्ट की सूची में डाला जा सकता है। और ग्रे लिस्ट में अगर हम देखें तो जब तक आप ग्रे लिस्ट के पार्ट पर रहते हैं तो आपका एक तरह से निगरानी की जाती है कि आप आतंकवाद को जो फंडिंग हो रही है या अवैध जो धन का हस्तांतरण हो रहा है उसको रोकने के लिए नियम कानून बनाकर किस तरह से काम कर रहे हैं। ब्लैक लिस्ट होने पर आप पर कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं वैश्विक स्तर पर, जैसा उत्तर कोरिया और ईरान पर है जो अभी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका मिल सकता है अगर पाकिस्तान अपने आप को ग्रे लिस्ट से नहीं हटा पाता है और ब्लैक लिस्ट में कहीं जाता है। भारत की तरफ से प्रयास किए गए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहे, क्योंकि उसकी तरफ से बहुत अभी अधिक कार्य नहीं किए गए। बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो भारत के विरोध में काम करते हैं वो फंडिंग के लिए अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम कार्य कर रहे हैं, तो उनको रोकना एक तरह से पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अन्यथा भारत के विरोध अगर होगा तो एफएटीएफ में आसानी से वो ग्रे लिस्ट में बाहर आ पाए, इसका भविष्य में बहुत ज्यादा संकेत नहीं दिखता है। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं क्लियरिंग द एयर।
और ये अगर आर्टिकल हम देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भारत में जो वायु प्रदूषण की स्थिति है, वायु की जो गुणवत्ता है, उसके बारे में एक जो नकारात्मक एक कमेंट किया गया है, उसके ऊपर एक बेस्ड है। यहाँ पर हम कह सकते हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में वायु की गुणवत्ता है उसकी स्थिति खतरनाक स्तर पर है। अगर हम पार्टिकुलेट मैटर अभिकरणीय पदार्थ PM 2.5 की बात करें, यानी 2.5 माइक्रोन या उससे नीचे के जो कण होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या के रूप में माने जाते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता के रूप में देखे जाते हैं। अगर हम PM 2.5 पार्टिकल की बात करें तो इनका स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है या इनके कारण मृत्यु जैसी स्थिति भी आ सकती है, इसके बारे में सरकार अभी किसी भी तरह की स्वीकारोक्ति को नहीं मानती है, यानी भारत सरकार की तरफ से इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। हार्वर्ड में TH चैन स्कूल फॉर पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से एक अनुसंधान सामने आया है कि अगर PM 2.5 जो पार्टिकल है वो 1 मिलीग्राम वायु में बढ़ जाते हैं तो कोविड-19 से मृत्यु होने की संभावनाओं में 8% की वृद्धि हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी तरह की PM पार्टिकल 2.5 की बढ़ोतरी कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की संख्या को बढ़ा सकती है। तो रिलेशन बिल्कुल सटीक है और सही रूप में इसे माना जाए, क्योंकि भारत सरकार अब इसको स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के रूप में एक बड़ी समस्या के रूप में हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 अभी भी बड़े पैमाने पर भारत में काफी लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो अगर कोई भी PM पार्टिकल की एक स्थिति बढ़ती है या किसी भी तरह का वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती है तो आप सभी जानते हैं कि श्वसन की समस्याएं बढ़ेंगी। श्वसन संबंधी अगर बीमारियां बढ़ेंगी तो कोविड-19 का खतरा बढ़ेगा। तो ये इंटर रिलेशन आपस में जरूर है, इसको सरकार को स्वीकार करके जो भी उपाय हैं उन्हें करने की जरूरत है। जहां तक उपाय की बात करें तो भारत सरकार प्रयास जरूर कर रही है। जैसे अगर हम ईंधन की बात करें तो हमारे यहाँ BS जो 6 मानक हैं उनको एक तरह से ला दिया गया है। तो भारत सरकार की तरफ से BS 4 से सीधे BS 6 मानक पर अपने आप को ला दिया गया है। तो जब हम BS 6 की बात करते हैं तो ईंधन जो भी होगा वो ज्यादा एक तरह से शुद्ध है, उसमें वायु प्रदूषण की स्थिति कम है पिछले ईंधन की तुलना में, तो इससे वायु प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। भारत में जो नए ईंधन लाए गए BS 6 मानक में, उनको अगर हम देखें तो BS 6 मानक में भी जो PM पार्टिकल 2.5 के हैं उनके लिए सीमा क्या रखी गई है, 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। जबकि अगर हम WHO की बात करें तो WHO कहता है कि जो स्वास्थ्य के लिए एक लिमिट है वो कितनी है, 10 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आप देखें 4 गुना लिमिट हमने रखी हुई है। तो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है WHO के, उसकी तुलना में 4 गुना लिमिट है अभी भी जो नए तरह के हमारे यहाँ BS 6 ईंधन आने वाले हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जो अभिकरणीय पदार्थ है 2.5, इनकी संख्या एक तरह से अगर बढ़ेगी तो ये श्वसन संबंधी समस्याएं और कोविड-19 जैसी स्थिति में मृत्यु की संभावना को बढ़ा देगी। ध्यान रखें, पंजाब, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में जैसे जैसे कृषि के अवशेष जलेंगे वायु प्रदूषण की स्थिति बढ़ेगी, PM पार्टिकल 2.5 बढ़ेगा और ये कहने के कोविड-19 के खतरे को इन इलाकों में बढ़ा देगा। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में आने वाले समय वायु प्रदूषण की जो स्थिति है उस पर सरकार को निगरानी करने की जरूरत है और पराली या कृषि के अवशेष उनको जलने से रोकने के लिए जो प्रावधान है वो सख्ती से एक तरह से करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय स्थिति विशेष है। कोविड-19 के कारण इसका प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इसके लिए सरकार को एक तरह से तेजी से प्रयास करने की आवश्यकता है। आगे अपने हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं और ये डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के संबंध में यहाँ पर आर्टिकल है और यहाँ पर हम एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक जो कमीशन है उसके संबंध में एक तरह से क्वेश्चन को ले रहे हैं। आप ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं भारत में सुनामी, तो भारत में सुनामी के जो भी एक तरह से अर्ली वार्निंग यानी पूर्व चेतावनी है वो देने का काम करता है हैदराबाद स्थित सेंटर इनकॉइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इनकॉइस की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत 1999 से एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इसको ESSO इनकॉइस भी कहा जाता है। ESSO मतलब यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन का एक इकाई है, तो इसीलिए ESSO इनकॉइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अर्थ साइंस जो मंत्रालय है उसमें स्वायत्त संस्था के रूप में इनकॉइस काम करता है। ध्यान रखें, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र के माध्यम से सुनामी, तूफान की लहरें, ऊंची लहरें आदि पर तटीय आबादी के लिए 24 घंटे निगरानी और चेतावनी सेवाएं प्रदान करता है। इनकॉइस के द्वारा ये ITEWC स्थापित किया गया है। ध्यान रखें, यूनेस्को के अंदर
अंतर सरकारी महासागरीय जो आयोग है IOC ने हिंद महासागर का जो पूरा इलाका है वहां पर सुनामी की चेतावनी देने के लिए इनकॉइस का जो भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र है उसको क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया है। यानी यूनेस्को भी मानता है कि इनकॉइस का जो भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी का केंद्र है वो पूरे एक तरह से हिंद महासागर के क्षेत्र में सुनामी की पूर्व चेतावनी देने के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में है। यानी इसका उपयोग अन्य देश भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफी मजबूत प्रणाली एक तरह से ये मानी जाती है। और माना यह जाता है कि भारत में जो सुनामी का एक बड़ा 2004 में हिंद महासागर में जो बड़ी सुनामी आई थी उसकी तुलना में अगर हम वर्तमान में देखें तो हम सुनामी के खिलाफ काफी प्रिपेयर हैं। ऐसा एक तरह से माना जा रहा है कि जो हमने एक तरह से वर्तमान में तंत्र बना रखा है सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी देने के लिए। जहां तक हम बात करें इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन यानी अंतर सरकारी समुद्री आयोग की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। थीम क्या है? वन प्लैनेट वन ओशियन। ये यूनेस्को के द्वारा स्थापित एक तरह का संगठन है। 1960 में स्थापित था। 147 देश इसमें सदस्य हैं। ये क्या करता है? विभिन्न सरकारों को ज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ साथ समुद्र और तटीय अनुसंधान और तटीय प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता देता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जो कहीं ना कहीं समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख रूप से सेवाएं देता है। तो ये संगठन एक तरह से महासागर विज्ञान, सुनामी, अन्य तरह की जो भी सेवाएं हैं उनके लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अलग अलग संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और अन्य एजेंसियां जो विभिन्न देशों में काम कर रही हैं उनके लिए। अगर अंतर सरकारी समुद्री आयोग की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए और जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है और साथ साथ सतत विकास पर जो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है रियो 20, उन सब में एक तरह से अपने मत रखता है। तो उनमें भी यह प्रमुख रूप से भागीदारी करता है। इस संगठन की तरफ से सतत विकास में महासागर का जो महत्व है उसके ऊपर प्रमुख रूप से कार्य किया गया। इसी संगठन के प्रयासों के कारण महासागरों को समर्पित सतत विकास लक्ष्य एक तरह से बनाया गया है। जो 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनको 2030 तक प्राप्त करना है। तो 2015 से 30 के जो लक्ष्य है उनमें महासागर को भी एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है और यह प्रमुख रूप से इसी संगठन के प्रयासों से एक तरह से हुआ है। इस संगठन के द्वारा वैश्विक स्तर पर महासागरों में जो स्थिरता है, जो भी उनका दोहन किया जा रहा है या आवश्यकता से अधिक किया जा रहा है, उन सब प्रयासों पर एक तरह से नियंत्रण के लिए भी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस संगठन को आप एक तरह से ध्यान रखें क्योंकि ये महासागरों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख संगठन है। यूनेस्को के द्वारा प्रमुख रूप से स्थापित किया गया था। इसी के आधार पर हमारा प्री के क्वेश्चन कुछ देखिए। भारत में सुनामी की पूर्व चेतावनी के लिए कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो पूर्व चेतावनी कौन प्रदान करता है? इनकॉइस। कहां पर? आपका हैदराबाद में केंद्र है। दूसरा देखें, अंतर सरकारी महासागरीय आयोग जो सरकारों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक महासागर और तटीय प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन देता है, किस वैश्विक संगठन से संबंधित है? यूनेस्को। तो आंसर आपका बी। भारत में अगर हम पहले समुद्री विमान की सेवाओं की बात करें तो माना जा रहा है कि आने वाले 31 अक्टूबर को इसको प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। और ये जो प्रारंभिक पहली इस तरह की उड़ान होगी इसमें साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा के पास, बांध के पास केवड़िया में स्थित है, उनके बीच में चलाई जाएगी। तो ये भारत की पहली एक तरह से वायुयान की सुविधा होगी जो समुद्री भाग या जलीय भाग से एक तरह से चलेगी। तो सी प्लेन की जो सुविधा है वो भारत में गुजरात राज्य में प्रारंभ कर दी गई है। तो इसी के संबंध में प्री का क्वेश्चन देखें, भारत की पहली समुद्री वायु सेवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो आंसर आपका क्या है? बी, गुजरात। नेक्स्ट को देखते हैं, आर्मी टू रिव्यू बॉर्डर सिचुएशन। अगर हम सीमा क्षेत्र में देखें तो हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी सीमा सड़क संगठन, ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अन्य तरह के जो कार्य जो सड़क की मरम्मत या उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक तरह से उत्तरदायी होता है। ये हमारे कुछ पड़ोसी देश है जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी एक तरह से कार्य करता है। तो इसी बीआरओ संगठन के संबंध में हमारा एक प्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है। बीआरओ भारत के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों और साथ ही साथ पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। तो यह स्टेटमेंट तो सही है, हमें गलत बताना है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह भारत के रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो दूसरा गलत है। तो आंसर बी, केवल 2। नेक्स्ट उसको देखते हैं, तो ये सेशल्स से संबंधित है। सेशल्स की अगर हम बात करें तो भारत सेशल्स के संबंध काफी मजबूत है और सेशल्स में एक आइलैंड है एसेम्पसन आइलैंड।
इसी आइलैंड पर परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिए भारत और सेशल्स के बीच में 2015 में एक समझौता हुआ, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। कारण यह है कि इसी एसेम्पसन आइलैंड के पास में एल्दाबेरा एटॉल पाया जाता है, जो एक तरह से माना जाता है कि जाइंट टॉर्टोइस, जो विशाल कछुए हैं, उनका एक प्रमुख शरणगाह है। इसी के साथ साथ ये एल्दाबेरा जो एटॉल है, ये एक तरह से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, तो पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है एल्दाबेरा एटॉल को। इसीलिए सेशल्स में जो अपोजिशन पार्टीज है, उनके द्वारा इस डील का एक तरह से विरोध किया गया था एसेम्पसन आइलैंड के पार्ट पर। ध्यान रखें, सेशल्स के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अभी वर्तमान में यहां पर चुनाव हुए हैं और विरोधी दल के जो नेता हैं वेवेल राम कलवान, वो एक तरह से चुनाव जीत गए हैं। तो वर्तमान जो राष्ट्रपति थे डैनी फेयर, उन्होंने एक तरह से डील को किया, लेकिन बाद में विरोध होने के कारण उसको उन्होंने रद्द कर दिया। तो इसी कंसर्न में आप देखें तो हम सेशल्स के संबंध में यहां पर एक आपका प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एसेम्पसन द्वीप पर परिवहन अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एसेम्पसन द्वीप अगर आप देखें तो काफी दूर है सेशल्स से, तो आप मेडागास्कर या मॉरिशस उनके नजदीक समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसके अधीन है? सेशल्स। तो ये समझौता किसके साथ में हुआ है? सेशल्स के साथ में। तो एसेम्पसन द्वीप को डेवलप करने के लिए भारत ने सेशल्स के साथ में समझौता किया था। तो आंसर आपका सी। एक नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, ये ओपेक के संबंध में है और यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि ओपेक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के जो मूल्य हैं उनको लेकर एक जो नियंत्रण की स्थिति है उसको सही रूप में निभाए, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक 1960 में स्थापित, जहां तक मुख्यालय की बात करें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो यहां पर एक तरह से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का यह समूह है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों को बड़े पैमाने पर आपूर्ति को बढ़ाकर घटाकर यह नियंत्रित करते हैं। यानी कच्चा तेल अगर सस्ता हो रहा है तो ये एक तरह से प्रोडक्शन को रोककर मूल्य थोड़ा बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए बहुत महंगा हो रहा है तो प्रोडक्शन को बढ़ाकर मूल्य गिराने का काम करते हैं। तो ओपेक को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर हम देखें तो कच्चे तेल के मूल्यों के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। तो यहां पर हम ओपेक के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। ओपेक के द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? अपने सदस्य देशों की पेट्रोल नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है, सदस्य देशों के बीच तेल उत्पादन स्तर का निर्धारण करता है, आपूर्ति को विनियमित करके वैश्विक तेल की कीमतों को ठीक करता है, तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है। तो आप देखें यहां पर चारों ही काम इसके द्वारा किए जाते हैं, तो इसीलिए आपका आंसर है डी 1 2 3 4। तो ये हमारा 27 अक्टूबर 2020 के समाचार विश्लेषण था। इसमें प्री और मेंस के आपके जो क्वेश्चन उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।